Morning student, we have talked about biological classification in previous lecture. We have talked about various system of classification in that lecture. Now we will go with 5 kingdom classification of R.H. Whitaker. The 5 kingdom classification was based on several characters like cell wall, nature of cell wall, complexity of cell, complexity of body organization, mode of reproduction, mode of nutrition, and some phylogenetic relationship, evolutionary relationship. We have talked about all these bases, and we have tried a general classification, we have tried a mode of classification on the basis of these characters. Now we will discuss the first kingdom of 5 kingdom classification, which is Monera. What are the Monera? On which characters the Monera are classified in a same different kingdom? We will discuss all these things in today's class. Let us start with Monera. Monera, or we say kingdom Monera. Kingdom मोनेरा, ठीक है। ये जो मोनेरा किंगडम है, ये फर्स्ट किंगडम जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो पहला किंगडम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मोनेरा, ठीक है। कुछ बातें मोनेरा के जनरल कैरेक्टर्स की। पहली बात, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर of this kingdom. इस किंगडम के जो सोल मेंबर है वो कौन है? बैक्टीरिया है। मतलब इसमें हम 100% नियरली 100% कह सकते हैं कि इसमें और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरिया। यानी कि जो किंगडम मोनेरा है वो मोनेरा किंगडम सिर्फ और सिर्फ किसका किंगडम है? बैक्टीरिया का किंगडम है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज किया? सोल। तो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके बाद सेकंड जो इनका कैरेक्टर है क्या है? दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ध्यान से समझो, इनकी पूरी की पूरी बॉडी किससे बनी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल से। मैंने बताया था कि जब विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था तो वहाँ पे विटेकर ने जब क्लासिफिकेशन किया था तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि किस किस बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि कौन कौन से कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो मोनेरा में सबसे पहले हम जब भी क्लासिफिकेशन की बात करते थे तो हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल देखते थे। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल में क्या होता था? या तो भाई यूकैरियोटिक होगा या तो क्या होगा? प्रोकैरियोटिक। तो जो मोनेरा थे वो क्या थे? प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि मोनेरा किस सेल से बने होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से। इसके बाद से हमको देखना है बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी। एक एक कैरेक्टर जो हमने पहले बता रखा है उसको यहाँ पे डिस्कस करना है। बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? दे आर यूनिसेलुलर, यानी कि उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या था? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या था? सेलुलर। भाई एक ही सेल है, एक सेल से टिश्यू तो बन नहीं सकता, तो टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो हो नहीं सकता। तो वो क्या है? यूनिसेलुलर है, यानी कि वो सिंगल सेल से बने। और जनरली प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा किस फॉर्म में रहता है? यूनिसेलुलर के फॉर्म में। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो यूनिसेलुलर थे। इसके बाद हमको यहाँ पे बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी के बाद हमको यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखना है। दे आर मोस्टली हेटेरोट्रॉप। दे आर मोस्टली हेटेरोट्रॉप्स with some of them autotroph। उनमें से कुछ क्या है?
ऑटोट्रॉप्स हैं, जैसे ब्लू ग्रीन अलगी हो गई, वो ऑटोट्रॉप है। बाकी मैक्सिमम यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्टली मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया मोस्टली, क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है कि बैक्टीरिया जो है वो मोस्टली, मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोस्टली वो क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है। और बाकी उसमें कुछ जो एक्सेप्शंस हैं या कुछ ऐसे ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो क्या हैं, ऑटोट्रॉप भी वहां पे हैं। इसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दे मोस्टली reproduce by dividing their सेल, वो अपने सेल को डिवाइड करके, वो जो उनका एक बॉडी सिंगल सेल से बना है, उस पर्टिकुलर सिंगल सेल को डिवाइड करके वो जनरल रिप्रोडक्शन करते हैं। बट देखो जनरली क्या होता है कि जैसे जनरल केसेस में कहने का मतलब जब उनका जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन ऑर्गेनिजम्स का जब फेवरेबल कंडीशन हो, यानी कि जब वो अपने फेवरेबल हैबिटाट में हो, उस टाइम पे वो किससे रिप्रोडक्शन करते हैं, सेल डिवीजन से। यानी कि जब हम बाइंड्री फिजन पढ़ते हैं, जब 12th क्लास में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बाइंड्री फिजन पढ़ा होगा, वहाँ पे बाइंड्री फिजन के साथ साथ आपने पढ़ा होगा मल्टीपल फिजन। तो ये जो फिजन वाले मेथड है उससे जब मोस्ट ऑफ द केसेस में रिप्रोड्यूस करते हैं। बट सम टाइम दे रिप्रोड्यूस बाय special method like ट्रांसफॉर्मेशन। आप 12th क्लास में पढ़ोगे, ट्रांसफॉर्मेशन से भी उनका रिप्रोडक्शन होता है, ट्रांसडक्शन से भी उनका रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें आप सिर्फ नाम जानिए, इन चीज़ों का मतलब समझने का कोई वो नहीं है कि अगर कभी इस पे अगर ये कभी क्वेश्चन में ये नाम आ जाते हैं तो नाम का मतलब क्या है वो समझना है कि ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो किस में है, बैक्टीरियाज में। तो सिंपल सा बैक्टीरिया के जो जनरल कैरेक्टर जिनके बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन हुआ था वो क्या था कि वो प्रोकैरियोटिक थे, यूनिसेलुलर थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर क्लासिफिकेशन क्या था, ये वाला जो कैरेक्टर है कि वो प्रोकैरियोटिक थे और वो क्या थे, यूनिसेलुलर थे। इस वजह से उनका एक अलग किंगडम बना और इस कैटेगरी में इन सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे जब उस कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को रखा गया तो ऑर्गेनिज्म कौन से आए, बैक्टीरियाज ही आए। क्लियर, कोई दिक्कत है? फिर उसके बाद उनके सेल वॉल की बात कर ले। उनका सेल वॉल जो होता है वो एक स्पेशल केमिकल से बना होता है। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स नाम का एक केमिकल होता है। जैसे सेलुलोज होता है वैसे पेप्टाइडोग्लाइकन्स नाम का एक केमिकल होता है और इसके साथ कुछ अमीनो एसिड प्लस कुछ अमीनो एसिड इसके साथ प्रेजेंट होते हैं। और वो अमीनो एसिड जनरली केसेस में आर्काई बैक्टीरिया में के केस में ज़्यादा होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे ये उनका जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। इस लाइन के कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या क्या एक्सेप्शन है इस लाइन के कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया या कुछ मोनेरा के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो जिन मेंबर्स का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बना होता है। वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं? उसमें पहले तो हैं आर्काई बैक्टीरिया। अभी पढ़ना हम लोग को आर्काई बैक्टीरिया, सबसे पुराने जो सबसे पहले बने हुए जो बैक्टीरियाज हैं, जो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, उसको हम क्या कहते हैं, आर्काई बैक्टीरिया। और इसके बाद एक और मेंबर है इस किंगडम का जिसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा, इसके बाद ये भी क्या है, इसका एक्सेप्शन है। यहाँ पे जो आर्काई बैक्टीरिया है, ये आर्काई बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन जनरली एब्सेंट होता है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन जनरली एब्सेंट होता है और माइकोप्लाज्मा के अंदर जनरली सेल वॉल ही एब्सेंट होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस की बात यहाँ पे हमने की है और कुछ बेसिक कैरेक्टर जिनके बेसिस पे किंगडम मोनेरा का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये फटाफट आप लोग कॉपी पे लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे। नाउ
अब कुछ और कैरेक्टर्स की बात यहाँ पे हम कर लेते हैं। मोनेरा किंगडम में क्या क्या कैरेक्टर्स है, देखो अभी जैसे उनके हैबिटाट की बात करते हैं कि वो जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं, तो देखो दुनिया में बहुत कम ही ऐसे प्लेसेस होंगे जहाँ पे बैक्टीरिया का एग्जिस्टेंस नेग्लिजिबल कहा जा सकता है। वो बहुत इजी से इजी हैबिटाट में जहाँ पे जो उनके लिए फेवरेबल हो, या बहुत से ऐसे हार्श हैबिटाट में जहाँ पे किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, या वहाँ पे हम जनरली मान के चलते हैं कि उनका रहना वहाँ पे नामुमकिन है। ठीक है, उस कंडीशन में, उस हार्श कंडीशन में, स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी बैक्टीरिया वहाँ पे मिलते हैं। जैसे मान लो क्या हो गया कि आइसबर्ग हो गया। ठीक है, आइसबर्ग सी में आइस जो होता है, आइस के बहुत बड़े बड़े से स्टोन्स के शेप में बहुत बड़े बड़े से पत्थर जो होते हैं आइस के बने हुए, वो उसमें तैरते रहते हैं, उसको हम आइसबर्ग कहते हैं। तो आइसबर्ग में के आइसबर्ग पे भी रहेंगे, ओशियन सी के अंदर बहुत बेस पे बहुत नीचे भी प्रेजेंट वो होते हैं। हॉट स्प्रिंग में, हॉट स्प्रिंग का मतलब कि वो बहुत जैसे एक ट्रेसेस होता है जहाँ पे जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, उसको हम हॉट स्प्रिंग कहते हैं, तो वहाँ पे भी वो प्रेजेंट होते हैं। और जैसे मान लो कि कभी कभी क्या है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, हमारी बॉडी में भी कुछ बैक्टीरियाज हैं, हमारी बॉडी से बाहर भी कुछ बैक्टीरियाज हैं, कुछ खाने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर बैक्टीरियाज हैं, उनके अंदर बैक्टीरियाज हैं। तो जनरल ऐसे केसेस में अगर उनके हैबिटाट की लिस्ट बनाने चले तो बहुत सारे हमको ऐसे प्लेसेस मिल जाएंगे, हमारी कॉपी वो खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके हैबिटाट की लिस्ट हमारे पास मतलब कंप्लीट रूप से प्रिपेयर नहीं। कि दुनिया में मतलब ऐसा मान के चलो कि तुम्हारे सराउंडिंग में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे बैक्टीरिया का एग्जिस्टेंस ना हो। तो वो मोस्ट जो वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है बैक्टीरियाज का, उनके हैबिटाट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत हेट्रोजीनस टाइप का है, मतलब वो हर जगह है, वो हर जगह प्रेजेंट है, वो हर जगह प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट उनके हैबिटाट्स की लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे वो बहुत हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। तो सिंपल सा मतलब द एग्जिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया कैन बी in most harsh conditions, more harsh conditions, like कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं, लाइक हॉट स्प्रिंग मान लो पहला, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। हॉट स्प्रिंग का मतलब कि वहाँ का टेम्परेचर हज़ारों सेंटीग्रेड में होता है। अभी मान लो हम लोग का टेम्परेचर, अभी हम लोग का टेम्परेचर क्या है 43, 44, 45 डिग्री सेल्सियस जाते जाते हम लोग के मतलब हम लोग का रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो बॉइलिंग वाटर में भी हैं, वो कोल्ड वाटर में भी हैं, वो नॉर्मल वाटर में भी हैं, वो हॉट स्प्रिंग में है जहाँ का टेम्परेचर हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड में जाता है, वो ओशियन में है जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो उनके हैबिटाट, उनका हार्श कंडीशन हैबिटाट का लिस्ट हम प्रिपेयर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर भी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एट द सरफेस ऑफ ओशियन के सरफेस में प्रेजेंट है, हॉट स्प्रिंग में जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, inside and outside the body of organism की बॉडी के अंदर और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट हैं। उसके बाद बिलो आइसबर्ग के नीचे भी प्रेजेंट है, हॉट स्प्रिंग में प्रेजेंट है, सरफेस पे प्रेजेंट है। तो ये कुछ सारे आपके जो लिस्ट हैं वो लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर हैं, यहाँ जिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि कौन से कंडीशन में बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट रह सकता। तो कौन से कंडीशन, मोस्ट ऑफ द केसेस में बैक्टीरिया हर कंडीशन में क्या रहता है, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और भी केसेस तुम लिख सकते हो, जैसे मान लो डिसर्ट लिख लिया, मरुस्थल में वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, डिजर्ट लिख लिया, मरुस्थल में वहाँ पे प्रेजेंट होता है। बर्फ़ की बात कर ही ली, टेम्परेचर की बात कर ली, वहाँ पे प्रेशर के लिए बात कर ही लिया हमने। तो ये सारे केसेस हैं जहाँ पे बैक्टीरिया का एग्जिस्टेंस होता है, बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट होता है।
तो उनके हैबिटाट के बारे में हमको यहाँ पे ये जानकारी मिलती है कि हैबिटाट बैक्टीरिया का कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, बहुत खराब से खराब कंडीशन और बहुत अच्छा सा अच्छा कंडीशन भी क्या होता है बैक्टीरिया का, वहाँ पे पोजीशन, वहाँ पे बैक्टीरिया का हैबिटाट हो सकता है। अभी देखो बैक्टीरिया के बारे में एक चीज समझो, बैक्टीरिया में मैंने तुमको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बताया, एक बार क्वेश्चन ये आया हुआ था, बैक्टीरिया जो है वो एक लाइन यहाँ पे लिखते हैं, फिर उस लाइन का मतलब समझते हैं, क्योंकि वो लाइन इंपॉर्टेंट है, एक बार उस पर क्वेश्चन बना हुआ था। और देखो बहुत सिंपल लाइन पे क्वेश्चन बनता है, बैक्टीरिया सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इस लाइन का मतलब क्या है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब, देखो ध्यान से समझना, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उन बैक्टीरियाज में जो मेटाबॉलिज्म का, ऐसे मान लो रेस्पिरेशन का टाइप हो गया, तो रेस्पिरेशन में वो एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक भी हो सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी रेस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करेंगे। वो न्यूट्रिशन की बात करें तो उनके अंदर न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेटेरोट्रॉपिक भी होता है। ऑटोट्रॉपिक में उनका न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस से भी कर सकते हैं, केमोसिंथेसिस से भी कर सकते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में वो जो है वो तुम्हारे फैकल्टेटिव वो सेप्रोफाइट हो सकते हैं, और या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट हो सकते हैं, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ये हम कुछ भी, मतलब इनके अंदर मेटाबॉलिक, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, जैसे मान लो मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या क्या हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, मेटाबॉलिक प्रोसेस में न्यूट्रिशन हो गया, मेटाबॉलिक प्रोसेस में तुम्हारा मान लो रेस्पिरेशन हो गया, मेटाबॉलिक प्रोसेस में रेस्पिरेशन हो गया। तो ये जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं इनको परफॉर्म करने के लिए उनके पास बहुत ढेर सारे तरीके होते हैं, बहुत ढेर सारे। जैसे ह्यूमन क्या है, ह्यूमन के पास रेस्पिरेशन का एक तरीका है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, ह्यूमन के पास रेस्पिरेशन का एक तरीका है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। लेकिन इनके पास रेस्पिरेशन का तरीका क्या है कि ये एरोबिक भी कर सकते हैं, और ये एनारोबिक भी कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी रेस्पिरेशन कर पाएंगे और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन कर पाएंगे। न्यूट्रिशन के केस में क्या है, ह्यूमन जो है वो हेटेरोट्रॉपिक करता है, प्लांट है ऑटोट्रॉपिक करता है। ऑटोट्रॉपिक में भी कौन सा करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन इनके पास क्या है कि ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कर सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी कर सकते हैं, फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कर सकते हैं, फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कर सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ ऑटोट्रॉपिक में इनके पास और सारी वैरायटीज है। क्या है ऑटोट्रॉपिक में, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस से भी न्यूट्रिशन कर सकते हैं, ये केमोसिंथेसिस से भी कर सकते हैं, केमोसिंथेसिस से भी कर सकते हैं। मतलब जितने भी टाइप्स हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के, वो सारे के सारे प्रोसेसेस को टाइप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं किंगडम मोनेरा में। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट होता है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। क्लियर ना। तो उनके हैबिटाट, उनके अंदर जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है उसके बारे में यहाँ पे आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको फटाफट नोट डाउन करिए। चलो, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हो गए हमारे मोनेरा किंगडम के, कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं। मोनेरा किंगडम कह लें या फिर बैक्टीरिया का किंगडम कह लें, क्योंकि हमने पहले ही लाइन लिखी थी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सोल मेंबर होते हैं किसके, मोनेरा के। अभी हम यहाँ पे टाइप ऑफ बैक्टीरिया पढ़ते हैं, पहले कुछ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। टाइप ऑफ बैक्टीरिया में हम सबसे पहले बैक्टीरिया का टाइप उनके शेप पे डिसाइड करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ बैक्टीरिया, कैन बी शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है कोक्काई। पहला क्या होता है, कोक्काई बैक्टीरिया। पहला कौन सा बेटा, कोक्काई, सिंगुलर फॉर्म कोक्कस होता है। कोक्काई बैक्टीरिया जो होते हैं इनका जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल। कौन सा शेप होता है,
स्फेरिकल शेप के, वो जनरली स्फेरिकल शेप के होते हैं। शेप यहाँ पे बना लो, ये अगर इस शेप के बैक्टीरिया तो इसको हम क्या कहेंगे, कोक्काई बैक्टीरिया या कोक्कस बैक्टीरिया। क्लियर। दूसरा जो टाइप है, ये पहला टाइप था, दूसरा जो टाइप है वो है बैसिलस बैक्टीरिया। दूसरा जो टाइप है वो है बैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो रॉड शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं, रॉड शेप, रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। इनका जो शेप होता है कुछ ऐसा, जैसे एक रॉड ले लो, ऐसे रॉड देखा है ना, रॉड, एक मान लो ये रॉड है, ये क्या है, रॉड है, इसको भी रॉड कह सकते हो। तो ये जो इस शेप के बैक्टीरिया हैं, इस शेप के बैक्टीरिया, इनको हम क्या कहते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया। रॉड शेप के बैक्टीरिया कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो टाइप ऑफ बैक्टीरिया है वो है विब्रियो। थर्ड जो टाइप ऑफ बैक्टीरिया है वो क्या है, विब्रियो बैक्टीरिया। विब्रियो बैक्टीरिया, इनका शेप क्या होता है, कॉमा शेप। इनका शेप क्या होता है, कॉमा शेप। कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं। कॉमा, जैसे हम लोग कॉमा बनाते हैं अपनी कॉपीज में लिखते टाइम पे, वही कॉमा शेप बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। ये कॉमा शेप बैक्टीरिया हो, इस शेप के बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, विब्रियो बैक्टीरिया। इस शेप के बैक्टीरिया को क्या कहेंगे बेटा, विब्रियो बैक्टीरिया, ठीक है। तो कॉमा शेप बैक्टीरिया को हम विब्रियो बैक्टीरिया कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप ऑफ बैक्टीरिया है वो है स्पाइरुलम। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया वो क्या है, स्पाइरुलम। स्पाइरुलम बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप का। जो स्पाइरुलम बैक्टीरिया है, स्पाइरल शेप का, उसको हम क्या कहते हैं, देखो स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। कैसा होता है स्पाइरल शेप, कुछ इस तरह का बैक्टीरिया होगा स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, कुछ इस तरह के शेप का, ऐसे ऐसे, ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। और इन स्पाइरल शेप बैक्टीरिया के एंड्स पे क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजेला कहते हैं। स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बेटा, फ्लैजेला कहते हैं। तो ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया हो गया। किस शेप का बैक्टीरिया हो गया, स्पाइरल शेप, जिनके एंड्स पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, तो उसको हम स्पाइरल शेप बैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप देयर आर 4 काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। कोकाई स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, अगर उस बैक्टीरिया का शेप स्फेरिकल है तो उस बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, कोकाई बैक्टीरिया कहेंगे। जैसे मेथेनोकोकस पढ़ेंगे अभी हम आगे चल के, तो मेथेनोजेंस में यानी मेथेनोकोकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मार्स कंडीशन में रहता है, और वहाँ पे वो किस शेप का है, वो हमारा अगर किसी बैक्टीरिया के नेम के लास्ट में अगर कोकाई वर्ड लगा होगा तो किस शेप का होगा, स्फेरिकल शेप का। बैसिलस मतलब रॉड शेप, आपके सामने बना हुआ है। विब्रियो मतलब कॉमा शेप, अगर इस शेप का बैक्टीरिया है तो वो विब्रियो होगा। स्पाइरलम स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पाइरलम। पहचान क्या है कि उसके एंड्स पे फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा। क्लियर बेटा। तो ये टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये एक बेसिस पे है, ठीक है। इवन ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पे टाइप ऑफ बैक्टीरिया ये यहाँ पे है। नाउ सेकंड मोड ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, टाइप ऑफ बैक्टीरिया। टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, पहले वाला जो टाइप ऑफ बैक्टीरिया हमने देखा था वो ऑन द बेसिस ऑफ शेप था। अभी का जो टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन हम देखने जा रहे हैं वो नंबर ऑफ फ्लैजेला के बेसिस पे है। जनरली यू बैक्टीरियाज में ये क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग टाइप कंप्लीट कर ले, फिर आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की करके पढ़ेंगे। जो एम्फिट, यहाँ पे जो पहला टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है वो एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया, सॉरी ए ट्राइकस बैक्टीरिया होता है। देखो ट्राइकस वर्ड का मतलब यहाँ पे तुम फ्लैजेला से लगा सकते हो। ट्राइकस वर्ड का मतलब अगर यहाँ पे फ्लैजेला के साथ लेके चलोगे, स्टिक करके चलोगे, तो चीजें बहुत इजीली समझ में आएगी। देखो यहाँ पे क्या है, ए ट्राइकस, क्या है, ए ट्राइकस। तो जनरली हम जब किसी वर्ड के आगे ए लगा देते हैं तो मतलब उसका मतलब क्या हो जाता है, एब्सेंस। उसका मतलब क्या हो जाता है, एब्सेंस। तो जनरली नाम है ए ट्राइकस, मतलब ये क्या होगा, बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला। फ्लैजेला के बिना अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसको हम क्या कहेंगे, ए ट्राइकस। फ्लैजेला क्या होता है, पहली बात तो ये समझ लो फ्लैजेला क्या होता है, ध्यान से समझो। फ्लैजेला जो होता है, माय मिस्टेक, फ्लैजेला जो होता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे, बॉडी सरफेस पे।
एट बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर है बॉडी सरफेस हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जनरली हेल्प करता है लोकोमोशन में। किसमें हेल्प करता है? लोकोमोशन में, बैक्टीरिया के लोकोमोशन में। तो ये जो एट्राइकस बैक्टीरिया है, एट्राइकस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके बॉडी के सरफेस पे कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट ना हो। इसका शेप, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो? मान लो ये कोई बैक्टीरिया थी बैसिलस वाली, इसके सरफेस पे कोई भी हमको फ्लैजिला नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? एक ट्राइकस है। अभी मोनोट्राइकस कौन सी बैक्टीरिया होती है? मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? मोनो का मतलब सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके एक एंड पे एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया विथ वन फ्लैजिला, बैक्टीरिया विथ वन फ्लैजिला एट वन एंड। एक एंड पे एक फ्लैजिला के साथ अगर कोई बैक्टीरिया है, मतलब बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के किसी एक टर्मिनल पॉइंट पे, क्योंकि जो हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो टर्मिनल पॉइंट पे रहता है तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसलिए स्ट्रक्चर वाइज जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? किसी एक एंड पे प्रेजेंट होगा। तो अगर एक सिंगल, उसके पूरे बॉडी के सर्फेस पे एक सिंगल फ्लैजिला है और वो भी किसी एक किनारे पे प्रेजेंट है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। फिगर कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से, कुछ ऐसा बन सकता है फिगर। मान लो ये एक बैक्टीरिया था और इसके एक एंड पे ये एक फ्लैजिला था, तो ये क्या हो जाएगा? मोनोट्राइकस बैक्टीरिया हो जाएगा। इसके बाद है एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल। एम्फी का मतलब क्या होता है? ड्यूअल। जब आपने एम्फीबियन पढ़ा था, एम्फीबियन जब 9th क्लास में पढ़ा था, तो एम्फीबियन का मतलब एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ हैबिटाट होता है। तो मतलब जिनका दो हैबिटाट हो, दो जगह पे रहने का। तो एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल नेचर। तो यहाँ पे क्या है? एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब क्या होता है? ड्यूअल, दो। तो एम्फीट्राइकस का मतलब कि जिनके पूरे बॉडी के सरफेस पे दो बैक्टीरिया, दो फ्लैजिला प्रेजेंट हो। बैक्टीरिया विथ टू फ्लैजिला, बैक्टीरिया विथ टू फ्लैजिला, वन ऑन ईच एंड। हर एक एंड पे एक फ्लैजिला वहां पे प्रेजेंट हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। जैसे एक बैक्टीरिया ये एक एंड हो गया और ये दूसरे एंड पे उसका फ्लैजिला हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया क्या है? लोफोट्राइकस वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके किसी बॉडी के किसी एक एंड पे एक, वहां पे आपको ग्रुप में पैचेज ऑफ फ्लैजिला, मतलब जैसे अभी एक एक की बात कर रहे थे, अभी क्या होगा कि बैक्टीरिया के किसी एक एंड पे, जैसे लोफोट्राइकस बैक्टीरिया क्या होता है? ये मान लो एक बैक्टीरिया हो गया, तो इस बैक्टीरिया के एक एंड पे, चाहे इधर चाहे इधर, एक एंड पे ही फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, लेकिन फ्लैजिला का नंबर एक से ज्यादा होगा। अब वो दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, मतलब पैचेज के फॉर्म में, गुच्छे में प्रेजेंट होंगे। वो उनका नंबर वहां पे फिक्स नहीं है, बस उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? किसी एक एंड पे, या तो इस एंड पे या फिर इस एंड पे। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। तो लोफोट्राइकस बैक्टीरिया क्या होंगे? बैक्टीरिया विथ फ्लैजिलम इन ग्रुप, विथ अ ग्रुप ऑफ फ्लैजिला, लिख लो, अ ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। एक एंड पे एक ग्रुप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट हो, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। अभी फिर क्या है? सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। अभी क्या है? सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया विथ ग्रुप ऑफ, टू पैचेस कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लैजिला वन ऑन ईच एंड। हर एक एंड पे एक फ्लैजिला, एक ग्रुप ऑफ फ्लैजिला वहां पे प्रेजेंट हो। जैसे मान लो कि ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, और इस बैक्टीरिया की ये दो एंड हैं, तो दोनों एंड पे फ्लैजिला जो होगा, गुच्छे में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, लेकिन दोनों एंड पे प्रेजेंट होगा। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। इसको क्या कहते हैं? सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। इसके बाद से है पेट्रीट्राइकस बैक्टीरिया। इसके बाद से क्या है बेटा? पेट्रीट्राइकस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया विथ फ्लैजिला
प्रेजेंट ऑन होल बॉडी सरफेस, पूरे बॉडी सरफेस पे, होल बॉडी सरफेस, अगर पूरे बॉडी के सरफेस पे जो फ्लैजिला है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, पेट्री ट्राइकस बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया क्या कहते हैं बेटा, पेट्री ट्राइकस बैक्टीरिया। तो ये एक बैक्टीरिया हो गया। इस बैक्टीरिया के बॉडी के सरफेस पे यहाँ भी फ्लैजिला है, यहाँ भी फ्लैजिला है, यहाँ भी फ्लैजिला है, यहाँ ऐसे फ्लैजिला अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको हम क्या कहते हैं, पेट्री ट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर बेटा। तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ फ्लैजिला, ए ट्राइकस विदाउट फ्लैजिला, मोनोट्राइकस एक फ्लैजिला एक एंड पे, एम्फीट्राइकस एक एक फ्लैजिला दोनों एंड पे, लूफोट्राइपस ग्रुप ऑफ फ्लैजिला ऑन वन एंड, सिफेलोट्राइकस ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड, एंड पेट्रीट्राइकस सिंगल फ्लैजिला उसके पूरे बॉडी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, वहाँ पे पेट्री ट्राइकस बैक्टीरिया। तो मुझे लगता है कि ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ फ्लैजिला। नाउ अब जो हमको बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वो क्लासिफिकेशन पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ देयर ओरिजिन। देखो ये मतलब कुछ बहुत ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या है कि जैसे जो सबसे पहले बैक्टीरिया बने होंगे, सबसे पहले जो सेल बना होगा ओरिजिन के हिसाब से, इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम जो पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको ये पता चलता है कि सबसे पहले अगर कोई सेल बना होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल बना होगा, और उस प्रोकैरियोटिक सेल में मोस्टली क्या है, बैक्टीरिया है। तो इसलिए ये माना जाता है कि सबसे पहले अगर कोई चीज़ यहाँ पे अर्थ पे अगर सेलुलर फॉर्म में बना होगा तो क्या बना होगा, बैक्टीरिया बना होगा। तो बैक्टीरिया में क्या है कि जो सबसे पहले बैक्टीरियाज बने थे, जो सबसे पुराने बैक्टीरिया उस टाइम पे जो पहली बार बैक्टीरिया जो बने थे, उन बैक्टीरियाज का जो बॉडी स्ट्रक्चर था, अभी आज के बैक्टीरियाज के अकॉर्डिंग, जो अभी रिसेंट में जो बैक्टीरिया जो मतलब पुराने के अकॉर्डिंग जो नए बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरियाज की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है जो पुराने बैक्टीरियाज हैं उनके कंपेरिजन में। दूसरी बात कि जो बैक्टीरिया पहले के जो पुराने बैक्टीरियाज हैं उनको हम कहते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया। क्या कहते हैं, प्रिमिटिव, मतलब जो सबसे पुराने हैं। और जो अभी के टाइम पे या फिर जो उनके बाद जो बैक्टीरियाज के अंदर मॉडिफिकेशन होकर जो बैक्टीरियाज बने हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं और इन्हीं दो पार्ट्स को हमको यहाँ पे पढ़ना है। एक होता है आर्काई बैक्टीरिया, एक है आर्काई बैक्टीरिया जिनको हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं, और एक है यू बैक्टीरिया। एक क्या है, यू बैक्टीरिया। एक ग्रुप को हम कहते हैं यू बैक्टीरिया, एक को कहते हैं आर्काई बैक्टीरिया। जो आर्काई बैक्टीरिया हैं इनको हम कहते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया, ठीक है। और जो यू बैक्टीरिया हैं इनको हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया या रिसेंटली एडेड बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, इनको कहते हैं रिसेंटली इवॉल्व बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ओरिजिन, बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं इस क्लासिफिकेशन के, लेकिन क्योंकि टाइम की बात ज़्यादा यहाँ पे की जाती है इसलिए मैंने यहाँ पे उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि बैक्टीरिया को दो पार्ट में बांटते हैं, एक आर्काई बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। क्लियर। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक एक करके आर्काई बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे कि आर्काई बैक्टीरिया की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और फिर यू बैक्टीरिया के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आर्काई बैक्टीरिया। सबसे पहले डिस्कस करेंगे आर्काई बैक्टीरिया, ठीक है। देखो आर्काई बैक्टीरिया में मैंने अभी बताया कि आर्काई बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। आर्काई बैक्टीरिया क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया, जो सबसे पहली बार जब यहाँ पे अर्थ पे जब लाइफ आया होगा और वहाँ पे जब बैक्टीरिया बने होंगे तो उन बैक्टीरियाज को किस कैटेगरी में रखा गया होगा, आर्काई बैक्टीरिया की कैटेगरी में। देखो तो पहली बात यहाँ पहला ही लाइन हम यही लिखेंगे कि दीज बैक्टीरिया दे आर मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। सबसे पुराने बैक्टीरिया कौन थे, आर्काई बैक्टीरिया थे। अब ये जो आर्काई बैक्टीरिया हैं, ये आर्काई बैक्टीरिया मोस्ट स्ट्रेसफुल हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। मोस्ट स्ट्रेसफुल हैबिटाट्स का मतलब क्या है कि ये बहुत सारे हॉट स्प्रिंग में, मतलब मोस्ट उसके सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने वाले हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे। ये बहुत
मार्सी कंडीशन है जहाँ पे बहुत सड़े गले मटेरियल्स हैं या कुछ ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज है, ऐसे केसेस में भी पाए जाते हैं। तो जो आर्काई बैक्टीरिया का जो हैबिटाट है वो बहुत अलग, बहुत हार्श कंडीशन में, मतलब बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये पाए जाते हैं। जैसे साल्टी, बहुत जो साल्टी रीजन में पाए जाते हैं उनको साल्टी रीजन मतलब जहाँ का जो सेलिनिटी का कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा है, उसको हम कहते हैं साल्टी एरिया, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग जहाँ के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ का पीएच जो होता है वो बहुत पीएच स्केल पे उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, यानी कि बहुत एसिडिक कंडीशन होता है, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। और बहुत मार्सी कंडीशन यानी कि बहुत ऐसे डिकम्पोजिटिव कंडीशन, यानी कि जहाँ पे किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो डिकम्पोज हो रही है, ऐसे कंडीशंस में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड लाइन हम लिखेंगे, दे आर फाउंड इन मोस्ट हार्श, इसको कह लो स्ट्रेसफुल कंडीशंस या हैबिटाट। ठीक है, देखो अगर वो साल्टी एरिया में, मोस्ट साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, साल्टी एरिया मतलब जहाँ पे सॉल्ट का, वहाँ की सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस तरह के बैक्टीरियाज को के लिए, इस तरह के बैक्टीरिया के ग्रुप को एक वर्ड दिया जाता है जिसको कहा जाता है हेलोफाइल्स। उन बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? हेलोफाइल। तो आर्काई बैक्टीरिया की कैटेगरी होती है हेलोफाइल, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? साल्टी कंडीशंस में पाए जाते हैं। अगर वो हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, कहाँ पे? हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग का मतलब जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, जहाँ का पीएच का वैल्यू बहुत कम हो, एसिडिक कंडीशन हो, तो वहाँ के कंडीशन को क्या कहा जाता है? हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। और वहाँ पाए जाने वाले बैक्टीरिया के ग्रुप को कहा जाता है थर्मो एसिडोफाइल्स। उनको कहा जाता है थर्मो एसिडोफाइल्स। उन बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? थर्मो एसिडोफाइल्स कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर इससे और स्ट्रेसफुल कंडीशन क्या है? अगर वो मार्सी एरिया में पाए जाते हैं, मार्सी लैंड में पाए जाते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है मेथनोजेंस। क्या कहा जाता है? मेथनोजेंस, जो डिकम्पोजिटिव नेचर के होते हैं, मेथनोजेंस कहा जाता है। ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? मेथनोजेंस। तो सिंपल सा मतलब साल्टी एरिया हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग में थर्मो का मतलब हॉट, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, हॉट का मतलब हॉट ही है, तो थर्मो एसिडोफिल्स कहाँ पे पाए जाएंगे? हॉट स्प्रिंग में। मार्सी एरिया में क्या पाया जाएगा? एम से मार्सी, एम से क्या होगा? मेथनोजेन। तो ऐसे जो और बैक्टीरिया से ग्रुप है, यानी कि वो सब के सब कौन से बैक्टीरिया हैं? आर्की बैक्टीरिया, जो कि बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशंस में भी पाए जाते हैं वहाँ पे। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो ये हम अभी ये हमारे आर्काई बैक्टीरिया के हैबिटाट की बात होगी। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि इनके, मैंने अभी जब सेल वॉल का स्ट्रक्चर, जब स्टार्टिंग में मोनेरा के सेल वॉल के मटेरियल की बात की थी, तो वहाँ पे मैंने तुमको बताया था कि जो आर्काई बैक्टीरिया हैं, इनका सेल वॉल जो होता है, उनके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन्स नहीं होते हैं। इनके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन्स नहीं होते हैं। वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स क्यों नहीं होते हैं? तो अगर पेप्टाइडोग्लाइकन्स इनके सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इनका सेल वॉल बना किससे होता है? तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन्स आर एब्सेंट, पेप्टाइडोग्लाइकन्स आर एब्सेंट इन द सेल वॉल। इनके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन्स एब्सेंट होते हैं। माइकोलिक एसिड इज present instead of it लिखें। पेप्टाइडोग्लाइकन्स की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है उनके सेल वॉल में? उस एसिड को हम कहते हैं माइकोलिक एसिड। क्या कहते हैं? माइकोलिक एसिड एक केमिकल है जो कि कहाँ पे पाया जाता है? आर्काई बैक्टीरिया, जितने भी आर्काई बैक्टीरिया उनके सेल वॉल में, वहाँ पे क्या एब्सेंट होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन्स क्या होता है? वहाँ पे एब्सेंट होता है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी देखो ध्यान से समझो, मैंने कहा कि उनके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन्स एब्सेंट है, उनके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन्स क्या है? एब्सेंट है, और उनके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है। अभी इसके साथ एक चीज़ समझो कि वो इतने हार्श कंडीशन में रहते हैं, इतने स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, तो वो उनको वहाँ पे सरवाइव करने के लिए उनको वहाँ पे इस सारे स्ट्रेसफुल कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए कैपेबल कौन बनाता है?
तो वो कैपेबिलिटी कहाँ से आती है? दे हैव कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ लिपिड का कॉम्प्लेक्स चेन प्रेजेंट होता है। उनके कॉम्प्लेक्स जो उनके सेल मेम्ब्रेन होते हैं, उस सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का कॉम्प्लेक्स चेन प्रेजेंट होता है इन द मेम्ब्रेन। उनके मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? लिपिड का कॉम्प्लेक्स चेन। अब लिपिड क्या होता है? लिपिड एक कंपाउंड, एक बायोमॉलिक्यूल है, जिसको हम लोग बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वो लिपिड का चेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनके मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ प्रेजेंट होता है। मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो उसका स्ट्रक्चर जो बहुत जटिल स्ट्रक्चर होता है उनके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, which make them capable to tolerate the stressful condition। स्ट्रेसफुल कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए कौन उसमें हेल्प करता है? उनके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ व्हाट? लिपिड का कॉम्प्लेक्स चेन जो उनके मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो हेल्प करता है कि वो बहुत हार्श और बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन को भी टॉलरेट कर पाएं। अभी नेक्स्ट जो हमको आर्काई बैक्टीरिया के बारे में जो चीज़ें समझनी है, यहाँ पे कुछ आर्काई बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर या कैरेक्टर वो आज के टाइम के जो एडवांस्ड यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जो आज के टाइम पे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इन यूकैरियोटिक सेल्स के साथ वो कुछ कॉमन कैरेक्टर शेयर करते हैं। जो मतलब वो यूकैरियोटिक सेल में, जो आज के यूकैरियोटिक सेल्स में जो कुछ चीज़ें ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आज के यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, और वो स्ट्रक्चर आर्काई बैक्टीरिया के बॉडी में भी प्रेजेंट हुआ करता था। तो कुछ कॉमन कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप डिफरेंट पब्लिकेशंस की बुक सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, और वहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ आपके क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो जाएं, इसलिए मैं यहाँ पे वो चीज़ें बता देता हूँ। तो कॉमन, या फिर ऐसे कर लेते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ आर्काई बैक्टीरिया विथ यूकैरियोटिक सेल के साथ इनकी क्या सिमिलैरिटी थी? पहली जो सिमिलैरिटी थी वो सिमिलैरिटी थी कि जो आर्काई बैक्टीरिया थे उनके सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और आरएनए, डीएनए जो होता है उसमें भी हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो दे हैव हिस्टोन प्रोटीन टू बाइंड देयर जेनेटिक मटेरियल। देखो ध्यान से समझो, ये क्या है कि एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये मैं यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ। तो इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमैटिन फाइबर है, ये क्रोमैटिन फाइबर ये कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसको कंडेंस करने में या इसको ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, जिसके भाई देखो एक जनरल, अगर एक सेल के डीएनए को अगर आप खोलोगे, डीएनए को अगर वन लेंथ में अगर खोलोगे, वन डायमेंशन में खोलोगे, तो जनरली उसका लेंथ 2 मीटर के आसपास होगा, ठीक है। लेकिन हमारा सेल क्या बहुत नेग्लिजिबल, और सेल के अंदर बहुत छोटा क्या है, न्यूक्लियस, उसके अंदर वो कैसे प्रेजेंट है, ये सारी चीजें आपको 12th क्लास में पढ़ाई जाएंगी। तो वहां पे जब आप देखोगे तो वहां पे क्या है कि हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, इसी हिस्टोन प्रोटीन के सराउंड में जो हमारा जो डीएनए है वो क्या होता है, वो क्वाइल होता है, और क्वाइल होकर वहां पे कंडेंस फॉर्म में पड़ा होता है। तो ये यूकैरियोटिक सेल में हम पढ़ा होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में भी क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन उनके डीएनए को क्या करता है, बाइंड करता है, किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ, ताकि वो डीएनए उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सके। दूसरा जो सिमिलैरिटी है इसकी, वो क्या है, इनकी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब एक डीएनए का दूसरा जो डुप्लीकेट, या डीएनए एक डीएनए से दूसरा डीएनए उसी के जैसा डीएनए बनाना, इज व्हाट, डीएनए रेप्लिकेशन, कॉपी करना। और
ट्रांसक्रिप्शन। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए के एक पार्ट या उसके जीन वाले पार्ट को क्या करता है, उस जीन वाले पार्ट से आरएनए बनाना, एंड ट्रांसलेशन, एंड क्या होता है? ट्रांसलेशन। तो वहां पे आरएनए से क्या करना? प्रोटीन बनाना। ये तीनों स्टेप यूकैरियोटिक सेल में भी होता है और ये तीनों स्टेप कहाँ पे होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। डीएनए रेप्लिकेशन में एक डीएनए का हम कॉपी बनाते हैं, फिर ट्रांसक्रिप्शन में उस कॉपी से हम क्या बनाते हैं? आरएनए बनाते हैं, और उस आरएनए से हम क्या बनाते हैं? वहाँ पे ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू हम वहाँ पे प्रोटीन बनाते हैं। यानी कि सेंट्रल डोग्मा जैसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ भी प्रेजेंट होता है, और सेंट्रल डोग्मा हम यूकैरियोटिक सेल में भी पढ़ते हैं, जो कि हम 12th क्लास में मॉलिक्यूलर जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। क्लियर है बेटा? इसके बाद देखो, आर्काई जो बैक्टीरिया है, उन आर्काई बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, कि वो किस मीडियम में ग्रो कर रहे हैं। आर्काई बैक्टीरिया जो हैं, वो आर्काई बैक्टीरिया किस मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, उसके बेसिस पे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। उनको इसके बेसिस पे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा पार्ट? एक वो बैक्टीरिया जिसको सल्फरस मीडियम चाहिए, जिनको सल्फरस मीडियम चाहिए ग्रो होने के लिए, यानी कि उनके ग्रोथ के लिए, उनके नंबर इंक्रीज के लिए सल्फर चाहिए। और एक वो बैक्टीरिया जो नॉन सल्फरस मीडियम में ग्रो करते हैं, यानी कि उनके ग्रोथ के लिए कोई भी सल्फर की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, दो तरह के जो आर्काई बैक्टीरिया वो दो तरह के एटमॉस्फेयर में रहना चाहते हैं। एक जो होता है कि ऐसे एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया रहेंगे जहाँ पे सल्फर होना ही चाहिए, और एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहेंगे जहाँ पे सल्फर ना रहे या रहे उससे कोई मतलब उनको नहीं है, यानी कि उनको सरवाइव करने के लिए सल्फरस मीडियम की जरूरत नहीं है। तो जो सल्फरस मीडियम की जरूरत नहीं है वाले में कैटेगरी में आते हैं ऐसे जो बैक्टीरिया, उनके दो ग्रुप हैं। कौन कौन से? अभी हमने पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था मिथेनोजेन, जो मार्सिक कंडीशन में रहते हैं, उनको सल्फर के प्रेजेंस का कोई वहाँ पे मतलब नहीं है। दूसरा जो होता है वो है हेलोफाइल्स। दूसरा क्या है? हेलोफाइल्स, जो साल्टी कंडीशंस में रहते हैं, उनको भी वहाँ पे सल्फर के प्रेजेंस और एब्सेंस से कोई मतलब नहीं है। जो सल्फरस मीडियम में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स। क्या कहते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स। जो थर्मो एसिडोफिल्स वाले जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सल्फरस मीडियम में, मतलब उनके ग्रोथ के लिए सल्फर की जरूरत होती है। जो मेथनोजेंस हैं, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे मान लो इसके एग्जाम्पल, मान लो एक बैक्टीरिया का नाम है मेथेनोकोकस। अब मेथेनोकोकस का मतलब कि ऐसा बैक्टीरिया जो मार्सिक कंडीशन में, और कोकस का मतलब क्या है? वो किस शेप का हो? स्फेरिकल शेप का। ठीक है, ऐसे ही होता है मेथेनोबैक्टीरियम। क्या है? मेथेनोबैक्टीरियम एक है। यहाँ पे हेलोफाइल्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? यहाँ पे हेलोकोकस है एक एग्जाम्पल, हेलोकोकस, और एक क्या है? हेलोबैक्टीरियम। ठीक है। थर्मोसिडोफिल्स में कौन कौन से आते हैं? थर्मोसिडोफिल्स में आएंगे थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस। एग्जाम्पल है, नाम याद रखना। थर्मोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, और एक क्या है? थर्मोप्रोटियस एक बैक्टीरिया। क्या है? थर्मोप्रोटियस बैक्टीरिया। तो ये आपके क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पे कि जो बैक्टीरियाज हैं उन बैक्टीरियाज की ग्रोथ के लिए सल्फर की जरूरत है या नहीं है। अगर सल्फर की जरूरत है तो क्या होंगे? थर्मोसिडोफिल्स। सल्फर की जरूरत नहीं है तो क्या होंगे? मेथनोजेन एंड हेलोफाइल्स। वो आपके उसके एक एक हर एक टाइप के दो दो एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है। अभी इसके साथ हमको एक चीज यहाँ पे और जानना है कि जो ये मेथनोजेंस है, इनके बारे में थोड़ा सा एक चीज समझो। जो ये मेथनोजेंस बैक्टीरिया है, ये मेथनोजेंस बैक्टीरिया का नाम मेथनोजेन क्यों है? देखो, मेथनोजेन यानी कि जो मीथेन प्रोड्यूस करे। नाम से क्या आपको पता चलता है? यहाँ पे नाम क्या है इनका? मेथेनोजेंस, यानी कि जो क्या प्रोड्यूस करे? मीथेन। क्या प्रोड्यूस करे? मीथेन। जेंस का मतलब जनरेट करना। और मीथेन क्या होता है बेटा? CH4 नाम का एक हाइड्रोकार्बन है मीथेन, जो कि बहुत अच्छा फ्यूल है, जो जलता है और उससे बहुत एनर्जी मिलती है। तो ये जो मेथनोजेंस है ये जनरली पाए कहा जाते हैं। जैसे काऊ है, बफेलो है। क्या है? काऊ है, बफेलो है। ठीक है। तो ये जो काऊ बफेलो हो गए, ये काऊ बफेलो का जो डंग होता है, डंग, गोबर जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इस डंग में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? डंग में प्रेजेंट होते हैं। और ये डंग कहाँ पे होता है? जैसे हम ये कहते हैं, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, रूमिनेंट
सॉरी, इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, गट। ये डंग कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, गट में। कहाँ पे, गट में। और इन ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जो डंग प्रोड्यूस करते हैं और वो डंग से हम मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं रूमिनेंट। क्या वर्ड यूज करते हैं, रूमिनेंट। क्या वर्ड यूज करते हैं वहां पे, रूमिनेंट एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जिनके डंग से मीथेन प्रोड्यूस किया जा सकता है उनको क्या कहते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स। क्या कहते हैं बेटा, रूमिनेंट एनिमल्स। तो रूमिनेंट एनिमल के एग्जांपल क्या है, काऊ एंड बफेलो। काऊ एंड बफेलो का जो डंग होता है, यानी कि जो गट जहां पे डंग बनता है, उस वाले रीजन में कहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मेथनोजन प्रेजेंट होते हैं। तो इस डंग में वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। और उसी मीथेन से हम क्या करते हैं कि जब हम जैसे गांव में उपले बनाते हैं जिसको जला के हम लोग गांव में लोग खाना बनाते हैं, या फिर जैसे बिहार में बाटी चोखा बहुत प्रसिद्ध है। तो जो बाटी होता है जो वो कहाँ पे बनाया जाता है, उस डंग के जो उपले होते हैं वहाँ पे बनता है। और या फिर गोबर गैस, कुछ टाइम पहले एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे गोबर गैस बनाते थे लोग, एक जिसके में बहुत सारे खराब जो सेल्स होते थे उसको यूज करके और उसको डंग में डालकर हम लाइट जलाते थे। तो वो सब ये पीछे कौन बैक्टीरिया रीजन था, मेथनोजन बैक्टीरिया, जो कि रूमिनेंट एनिमल के डंग में प्रेजेंट होता है और वहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस करता है और मीथेन की वजह से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये आर्काइव बैक्टीरिया के बारे में अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन, ये आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैंने यहाँ पे वो इसको डिस्कस किया। आज हम लोगों ने आर्काइव बैक्टीरिया और मोनेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात की। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे यू बैक्टीरिया की। थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट है मोनेरा का यू बैक्टीरिया, क्योंकि आर्काइव बैक्टीरिया के नंबर बहुत कम है लेकिन यू बैक्टीरिया के नंबर ज्यादा और वहाँ पे कम्प्लेक्सिटी ज्यादा, इसलिए हमको वहाँ पे ज्यादा पढ़ना होगा। तब तक पढ़ते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।